हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्लॉक टॉपिक पर बेस्ड एक क्वेश्चन जो कि आता है मिरर इमेज और वाटर इमेज पर आधारित। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लेना, वहाँ पर मैं उस वीडियो का लिंक आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आप वहाँ से जाकर उसको सीख सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैलेंडर टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को जो कि मैंने कलेक्ट किए हैं उत्तराखंड में हुए पिछले वर्षों में अलग अलग डिफरेंट एग्जाम्स के पेपर्स से, जो कि आपको आने वाले किसी भी एग्जाम में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। और इससे आपको ये भी आइडिया लगेगा कि आयोग किस तरह के क्वेश्चंस इस समय में पूछ रहा है। तो जैसा कि आपको पता है कि कैलेंडर टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, तो पूरा का पूरा टॉपिक एक छोटे से वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो अगर आपने ये टॉपिक पहले से पढ़ रखा है तो आपके लिए मोस्ट वेलकम है, यहाँ पर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और अगर आपने ये टॉपिक पहले कभी नहीं पढ़ा है तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पर एक कंप्लीट वीडियो मैंने दिया है जिससे आप कंप्लीट कैलेंडर को बड़ी ही आसानी से सीख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर पहले क्वेश्चन को देखिए, ये कहा गया है कि वर्ष 2009 का जो कैलेंडर है वो किस वर्ष के समान होगा। तो समान कैलेंडर होने का मतलब ये है कि 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक का जो कैलेंडर है वो कौन से दूसरे वर्ष के समान होगा कंप्लीटली। तो देखो, ये मैंने आपको सिखाया था कि जैसे आपको वर्ष 2009 दिया है तो आपको ये चेक करना होता है कि इससे जस्ट पिछला जो वर्ष था वो कौन-सा था। तो अगर इससे पिछला वर्ष जो दिया हुआ है हमें, वो एक लीप वर्ष है। तो अगर ये लीप वर्ष है तो जो हमें दिया हुआ वर्ष है ये 6 साल के बाद में रिपीट होगा। तो आपको सिर्फ क्या करना है, 2009 जो आपको दिया हुआ है इसमें आपको 6 प्लस कर देना है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2015, जो कि आपको सी ऑप्शन में दिया है और यही इसका करेक्ट आंसर है। दूसरा केस मैंने आपको सिखाया था कि जो दिया गया वर्ष है वो अपने आप में कोई भी वर्ष हो, लेकिन इसके ठीक पहले वाला जो वर्ष है वो एक नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर कौन से होते हैं? जो सामान्य, जैसे मान लो 2005 दिया हुआ है या 2007 दिया हुआ है, ये जो है नॉर्मल ईयर है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो जो दिया गया वर्ष है वो 11 साल के बाद में रिपीट होता है। और तीसरा केस मैंने बताया था कि जो दिया गया वर्ष है वो अपने आप में खुद में लीप ईयर है, तो ये टोटल 28 ईयर्स के बाद में रिपीट होता है। ये 3 केसेस आपको याद रखने हैं कि अगर दिया गया वर्ष नॉर्मल ईयर है और उसके ठीक पहले जो वर्ष है वो लीप ईयर है, तो जो दिया गया वर्ष है वो 6 साल के बाद में रिपीट होगा। इसीलिए हमने 6 प्लस किया था यहाँ पर। लेकिन अगर इसके ठीक पहले वाला जो वर्ष था वो हमें नॉर्मल ईयर मिलता, तो हम कहते फिर 11 साल के बाद में रिपीट होगा। और अगर जो दिया हुआ वर्ष है वो अपने आप में एक लीप वर्ष है, तो ये 28 साल के बाद में रिपीट होगा। जैसे मान लो 2004 आपको दिया हुआ होता, तो मैं ये कहता कि 2004 में ना 28 ईयर्स ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2032। तो 2032 का कैलेंडर और 2004 का कैलेंडर ये आपस में बिल्कुल सिमिलर होंगे। लेकिन इसमें एक केस और आता है जो आपके क्वेश्चन को गलत करवाता है। और वो केस कौन-सा है? जैसे मान लो आपसे ये कहा जाएगा कि भई 1 जनवरी से लेकर 28 फरवरी तक का कैलेंडर किसी भी लीप वर्ष का 1 जनवरी से लेकर 28 फरवरी के किसी भी नॉर्मल वर्ष के समान हो सकता है। और यहाँ के बाद में जो लीप वर्ष होगा उसमें तो 29 फरवरी आएगी और इसमें आएगा 1 मार्च। तो यहाँ से आगे का कैलेंडर डिफरेंट हो जाएगा। तो आपको ये भी याद रखना है कि ये हमेशा नहीं होता है। अगर कोई ऐसा वर्ष हमें दिया हुआ है या कोई डेट दी हुई है जो 28 फरवरी से पीछे की है, तो उसके रिपीट होने में आपको क्या करना पड़ता है, कोई से 2 वर्ष ऐसे लो जैसे इन दोनों के बीच में जो विषम दिन है ना, वो 0 आने चाहिए, या फिर इन दोनों के बीच में विषम दिन 0 आने चाहिए, या फिर ये दोनों के साथ, या फिर ये दोनों के साथ। मतलब हमें क्या करना होगा वहाँ पर, चारों ऑप्शन के साथ में उसको चेक करेंगे एक-एक करके, और उसके विषम दिनों का जो अंतर है अगर वो 0 आ जाता है, तो समझ जाइए कि उसका कैलेंडर उसके सिमिलर होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को, तो इसमें ये कहा गया है कि निशा को याद है कि उसका एनटीए द्वारा सीयूईटी की परीक्षा 11 जून के बाद होनी है और 15 जून से पहले होनी है। तो देखो, 11 जून के बाद अगर हो रही है तो 11 को नहीं होगी, मतलब या तो 12 को होगी, या 13 को होगी, या 14 को होगी, और 15 को भी नहीं होगी क्योंकि 15 को मना किया है कि 15 जून से पहले, मतलब 15 को नहीं होनी है। फिर आगे कहा गया है जबकि रूपा को याद है कि यह परीक्षा 16 जून से पहले और 12 जून के बाद में होनी है। अगर 12 जून के बाद होगी तो 12 को नहीं होगी, और 16 से पहले होनी है तो 16 को भी नहीं होगी। तो यहाँ से हमारे पास 2 दिन बनते हैं, एक 13 तारीख और एक 14 तारीख।
इन दोनों में से कोई सा एक दिन होगा जब उसकी ये परीक्षा हुई होगी। आगे कहा गया है कि एनटीए ने इस परीक्षा के जून माह में किसी रविवार के होने की घोषणा की थी। मतलब आपको अब सिर्फ ये चेक करना है कि 13 तारीख को संडे था या 14 तारीख को संडे था, और उसके लिए आपको कहा गया है कि इस वर्ष के 29 अप्रैल को गुरुवार था। तो आप ये कहो कि अगर 29 अप्रैल को हमने ये कहा कि थर्सडे था, गुरुवार था, तो आप ये पता करो कि 1 जून को कौन-सा दिन होगा। क्योंकि अगर हमने 1 जून का दिन निकाल लिया तो हमें पता चल जाएगा कि पहला संडे जून का कौन-सा होगा। तो इसके लिए हम क्या काम करते हैं, देखो, जो पहला वाला मंथ है यानी कि अप्रैल, उसके बचे हुए दिन, तो अप्रैल का मंथ होता है 30 का। अगर इसके 29 दिन जा चुके हैं तो 1 ही दिन तो बचा होगा, प्लस अप्रैल के बाद आता है मई, तो मई के कितने दिन, 31 दिन, और प्लस जून, जून के गिवन डेज जो कि 1 दिन दिया है। अब आपको ये पता है कि 31 को अगर मैं 7 से कट करूँगा तो यहाँ से 3 आएगा, मतलब 3 + 1 + 1 यानी कि टोटल 5 ओड डेज आ जाएँगे। तो ये जो 5 विषम दिन हैं, इन 5 विषम दिन को आप थर्सडे में ऐड कर दो। तो थर्सडे में ऐड करोगे तो पहला फ्राइडे, फिर सैटरडे, फिर संडे, फिर मंडे और फिर ट्यूसडे, यानी कि 1 जून को ट्यूसडे होगा। तो यहाँ से हमने ये पता चल गया कि 1 जून को जो दिन होगा वो कौन-सा होगा, ट्यूसडे होगा। तो अब आप ये पता करो कि जून की किस तारीख को संडे होगा। तो अगर 1 तारीख को हमारा ट्यूसडे है तो 2 को वेडनेसडे, 3 को थर्सडे, 4 को फ्राइडे और 5 को सैटरडे और 6 को संडे। मतलब 6 तारीख को ना संडे रहा होगा। और अगला संडे कब आएगा, इससे 7 दिन बाद। तो 7 दिन जब इसमें प्लस करोगे तो 13 तारीख का फिर से संडे आएगा। हमें यही पता करना था कि 13 तारीख या 14 तारीख में से कौन सा संडे है, तो हम कहेंगे 13 तारीख का संडे है। इसका मतलब बी ऑप्शन जो होगा ना वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आप ये देखिए कितना घुमाकर क्वेश्चन को पूछा गया है, और ये 2025 के हवलदार के पेपर में पूछा गया है जहां पर सिर्फ 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस तरह की रीजनिंग जो है करंटली आपसे पूछी जा रही है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा गया है कि यदि 1 फरवरी 2004 को मंगलवार है तो आपको बताना है कि 1 अप्रैल 2004 को कौन सा दिन होगा। तो देखो मैंने अभी आपको सिखाया था कि अगर ये 2004 है, सेम ईयर की बात हो रही है, तो हमें सिर्फ मंथ से मतलब होगा। तो आप ये देखो कि जो पहला मंथ है यानी कि फरवरी, उसके बचे हुए दिन हमें लेने हैं। तो फरवरी 2004 की अगर है तो 29 दिन की होगी, और 29 में से 1 दिन तो निकल गया, तो टोटल कितने दिन बचे होंगे, 28 दिन। और प्लस फरवरी के बाद में आया होगा मार्च, ठीक है, और मार्च के बाद में आया होगा अप्रैल। तो हमें अप्रैल तक जाना है। अप्रैल के कितने दिन आ गए हैं, तो 1 दिन आ गया है, और प्लस अब यहाँ पर जो मार्च है ना, देखो मार्च होता है 31 का महीना, तो 31 को आप 7 से डिवाइड करो तो कितना बचेगा, 3। तो ये 3 विषम दिन यहाँ लिख लिए, और ये 28 तो पूरा-पूरा कट ही जाएगा 7 से, तो इसको हमने छोड़ दिया। तो टोटल जो हमारे विषम दिन आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 4। अगर आप इस चीज़ के लिए नए हो तो मैं आपको बता दूं कि हमें क्या करना होता है, टोटल डेज काउंट करने होते हैं, और उन डेज को हम 7 से डिवाइड करते हैं। 7 से जितनी भी बार डिवाइड हो उसके बाद जितना भी रिमाइंडर बचे यानी कि शेषफल, उसी को हम क्या कहते हैं, विषम दिन कहते हैं। तो जैसे 28 था तो 28 को मैंने 7 से डिवाइड किया, तो 7 चौक 28, यहाँ से पूरा-पूरा कट गया। तो क्योंकि यहाँ रिमाइंडर 0 बचा, इसीलिए मैंने 28 को कट करके 0 लिख लिया। ठीक है? ऐसे ही 31 का महीना अगर होगा, तो 31 को मैं डिवाइड करूँगा 7 से, तो 7 चौक 28, यहाँ से कितना विषम बचेगा, 3। तो ये 3 विषम दिन निकले। अब इस तरह से आप देखो हमने 4 विषम दिन निकाले, तो इन 4 विषम दिन को हम इस ट्यूसडे में जोड़ देंगे। मतलब ट्यूसडे में +1 करोगे, तो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन। ये जो 4th डे आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, फिर उसके बाद थर्सडे, फिर उसके बाद फ्राइडे और फिर उसके बाद सैटरडे। यानी कि सी ऑप्शन जो होगा ना वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को। तो इसमें ये कहा गया है कि 15 अगस्त 1947 को कौन-सा दिन था? तो देखो यहाँ से ना एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊँ कि एक तो आप याद रखो कि 15 अगस्त 1947 को ना फ्राइडे था। इसको ना आप रट लो। रटने के लिए क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ना अक्सर ये पेपर में आता ही रहता है कि 15 अगस्त 1947 को कौन-सा दिन था, और दूसरी डेट आप याद रखो 26 जनवरी 1950, ठीक है?
एक ये वाली डेट आपको याद रखनी है। इस डेट को कौन सा दिन था? तो इस डेट को था थर्सडे, यानी कि गुरुवार। ये भी आपको याद रखना है। और एक आप इस डेट को याद रखना कि 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था? तो इस दिन था सैटरडे। ठीक है? ये 3 डेज़ ऐसे हैं जो अक्सर आपको एग्ज़ाम में ना पूछे जाते रहते हैं। तो आप इन तीनों को याद कर लो। फिलहाल कैसे इसका आंसर निकलेगा वो मैं आपको सिखा देता हूँ। देखो, जैसे आपको 15 अगस्त 1947 की डेट निकालनी है, तो आप ये कहो कि 1947 तो अभी पूरा नहीं हुआ ना, तो 1946 ईयर्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए और जो 47वां वर्ष है वो 15 अगस्त तक आ गया। तो पहले आप 15 अगस्त तक के विषम दिन लिख लो। तो कैसे लिखेंगे हम? देखो, जनवरी के 3 प्लस फरवरी। अब फरवरी यहाँ पर आएगा जो है वो 47 का है, तो इसलिए 0। उसके विषम दिन 0 हो जाएंगे क्योंकि 28 दिन का होगा, प्लस इसके बाद मार्च, फिर उसके बाद अप्रैल, फिर मई, फिर जून और फिर जुलाई और फिर अगस्त। अगस्त के 15 दिन दिए हैं तो इसका मतलब इसमें से मैंने 14 हटा दिया, तो एक विषम दिन बच गया। अब इसके बाद प्लस। अब जब हम इन ईयर्स को जोड़ेंगे तो हम कहेंगे कि भाई 400 का मल्टीपल हमने 4 टाइम्स किया तो 1600 आ गया और प्लस 1600 में 300 साल जोड़ लिए तो ये हो गए 1900 साल। और 1900 साल के बाद में मुझे 46 वर्ष और लेने हैं और इन 46 वर्ष में लीप कितने होंगे? तो लीप निकालने के लिए इसको हमने 4 से डिवाइड कर लिया, तो 11 जो है वो लीप ईयर्स आ जाएंगे। अब यहाँ से आपको एक चीज़ और याद रखनी है और वो क्या है? अगर आपसे ये कहा जाता है कि भाई आप मुझे बताओ कि पहले 100 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे? तो आप कहोगे 5 होंगे। फिर मैं कहूँ 200 में कितने होंगे? तो आप कहोगे 3 होंगे। फिर मैं कहूँ 300 में कितने होंगे? तो आप कहोगे 1। और अगर मैं कहूँ 400 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे? तो आप कहोगे 0। अब यहाँ से इसकी हम हेल्प लेंगे। इसको आप याद रख सकते हो 53-10 से, ठीक है? ये 100, 200, 300, 400 कहाँ से आते हैं ये? मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहाँ से जाकर आप कंप्लीट कैलेंडर पढ़ सकते हैं। फिलहाल वापस आ जाते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ से देखो ये 400 का मल्टीपल तो 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये खत्म। अच्छा, 300 की जगह पर हम 1 रख लेंगे। अब 47 को मैं अगर 7 से डिवाइड कर दूँ तो 42 पूरा-पूरा कट जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ से? 4। अब देखो यहाँ से ना 7 के पेयर बनाओ। 7 के पेयर मतलब देखो 3, 3 6 और 1 7, ये खत्म क्योंकि 7 हम डिवाइड करेंगे तो विषम दिन 0 हो जाएँगे। ऐसे ही 4 और 3 7, ये भी खत्म। अच्छा, यहाँ से देखो 11, 12, 13 और 14, ये भी खत्म। तो सिर्फ ये 2 बच रहे हैं और ये 2 जो बच रहे हैं उन 2 को हमने यहाँ पर लिख लिया और एक बच रहा है ये वाला 3, तो ये वाला 3 इसमें प्लस कर लिया, तो टोटल कितने हो गए? 5। और 5वां दिन कौन-सा होता है? तो आप कहोगे फ्राइडे होता है। ये आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ से हमने फ्राइडे इसका मार्क कर लिया। मतलब बी ऑप्शन जो है ना वही इसका करेक्ट आंसर है। और स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि इसको आप याद कर लो कि 15 अगस्त 1947 को जो है वो फ्राइडे होता है। इसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि महीने का तीसरा दिन सोमवार है, तब निम्न में से कौन-सा इस माह की 21 तारीख का 5वां दिन होगा? देखो 21 तारीख से 5वें दिन का मतलब ये है कि 21 में मैंने 5 और प्लस कर लेना है और 5 और प्लस कर लिया तो 26वां दिन पूछ रहा है ये। मतलब आपको ये बताना है कि अगर थर्ड डे को हमने ये कहा कि मंडे था, तो आपको बताना है 26th डे जो होगा उसको कौन-सा दिन होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है। इन 26 में से 3 माइनस कर लो तो कितना बचेगा? 23। और इस 23 को करो 7 से भाग। 7 से भाग करेंगे तो 7 तिया 21, यहाँ से कितना बच जाएगा? 2। और ये जो 2 बचा है ना ये विषम दिन है। तो आपको सिर्फ ये करना है कि जो आपका मंडे था, मंडे में 2 दिन प्लस करना है। और अगर मैं मंडे में 2 दिन प्लस करूँ तो पहला, दूसरा, ये वाला जो दिन है वो मेरा आंसर होता। तो यहाँ पर देखो मंडे के बाद में ट्यूसडे आएगा और ट्यूसडे के बाद में वेडनेसडे, यानी कि वेडनेसडे जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस चैप्टर में अगर ओवरऑल हम देखें तो हमें 2-4 चीज़ें ज़रूर आनी चाहिए। तो नंबर फर्स्ट जो टॉपिक आपका क्लियर होना चाहिए वो होना चाहिए ओड डेज़ का कॉन्सेप्ट। ठीक है? ओड डेज़ मतलब विषम दिन। तो विषम दिन का जो कॉन्सेप्ट है ना वो आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए क्योंकि पूरा का पूरा टॉपिक ना इसी पर बेस्ड है। कैसे फाइंड करना होता है? जितने भी डेज़ आपको दिए हुए हैं उसे आप 7 से डिवाइड कर दो और 7 से डिवाइड करने के बाद जो भी शेषफल हमें मिल रहा है वही हमारा क्या कहलाता है? विषम दिन कहलाता है। ठीक है? और दूसरा कॉन्सेप्ट आपको ज़रूर आना चाहिए लीप ईयर का, कि अगर हमें कोई भी वर्ष दिया हुआ है, तो हम उसे ये कैसे चेक करें कि वो लीप वर्ष है या नहीं है।
तो उसके लिए आपको क्या करना है, 2 तरीके के वर्ष होते हैं। एक तो नॉर्मल वर्ष हो गए जैसे 2004 है, 2016 है, ऐसे ही 2026 है, फिर 1947 है। इस तरीके के वर्ष ये तो नॉर्मल हैं और एक होते हैं शताब्दी। शताब्दी का मतलब जैसे सन 2000, 1600, ऐसे ही 1400 हो गया और 2100 हो गया, ये वाले। तो आपको चेक करने के लिए अगर नॉर्मल है तो उसको डिवाइड करके देखो 4 से, और अगर सेंचुरी है तो उसको डिवाइड करके देखो 400 से। अगर ये डिवाइड हो जाते हैं तो लीप है, अदरवाइज नहीं है। नंबर 3 आपको ज़रूर आना चाहिए कि किसी भी कैलेंडर का रिपीट होना किस पर आधारित है, ये क्योंकि अभी हमने क्वेश्चन किया था। नंबर 4 आपको ये ज़रूर आना चाहिए कि किसी भी कोई भी हमें डेट दे रखी है उस पर हम डे कैलकुलेट कर पाएँ कि यहाँ पर कौन-सा दिन होगा। जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन किया था कि 15 अगस्त 1947 को कौन-सा दिन था, और एक नंबर 5 आपको ज़रूर तैयार करना है जिसको बोल रहे हैं हम रेफ़रेंस कैलेंडर। इसमें आपको किसी दी हुई डेट के रेस्पेक्ट में डे कैलकुलेट करना होता है। जैसे मान लो आपसे कहा जाए कि 2 नवंबर सन 2006 को फ्राइडे था, तो आपसे पूछा जाएगा कि 1 मार्च 2026 को कौन-सा दिन होगा। तो यहाँ पर आपको इसके रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करना होता है कि क्या दिन होगा। ये 5 टॉपिक जो है ना उत्तराखंड के किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको ज़रूर से तैयार करने हैं। आपके एग्ज़ाम में डेफ़िनेटली यहीं से क्वेश्चन आपका मिल जाएगा। फिर भी अगर आप पूरा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पर मैंने वीडियो का लिंक दिया है। कैलेंडर टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है या कोई क्वेश्चन आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।